दोस्तों, आज के दौर में कोई भी ऐसा इंसान कि जो मुस्लिम इतिहास की अच्छी समझ रखता है, वो जब भी मुस्लिम दुनिया के मौजूदा नक्शे पर नज़र डालता है या फिर मुस्लिम दुनिया के जो मौजूदा बुरे हालात हैं उनको देखता है, तो उसके दिमाग में बाकी कोई चीज़ आए या ना आए, लेकिन 100 सवा 100 साल पुराना वो प्रोजेक्ट, वो मंसूबा, बल्कि ये कहिए कि वो सपना, वो ख्वाब ज़रूर आ जाता है कि जो सपना, जो ख्वाब अगर पूरा हो जाता तो ना तो आज मुस्लिम दुनिया का वो नक्शा होता कि जो हमको पूरी तरीके से टूटा हुआ और बिखरा हुआ नजर आता है, और ना ही शायद कभी ना खत्म होने वाली वो जंगें, वो सिविल वॉर्स होती कि जिन्होंने पिछले 100 साल में पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान ले ली है। ये वो सपना था कि जिसके बारे में क्लियरली कहा जाता है कि इस सपने की बर्बादी से ही मिडिल ईस्ट की बर्बादी भी शुरू हुई थी। आज मिडिल ईस्ट के अंदर जो तबाही देखते हैं उन सब का ताल्लुक इसी सपने से जुड़ा हुआ है। इस ख्वाब को इतिहास में हिजाज रेलवे, जबकि जिस इंसान ने इस ख्वाब को देखा था उसको सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के नाम से याद किया जाता है। जी हाँ, वही सुल्तान अब्दुल हमीद सानी कि जो सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताकतवर और असरदार सुल्तान थे। अब सुल्तान अब्दुल हमीद के इस ख्वाब मतलब कि हिजाज रेलवे में ऐसी भी क्या खास बात थी, और साथ ही साथ ये अचानक से आज 2026 में हम आपको इस पुराने ख्वाब को क्यों याद दिला रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर नज़र डालें। उससे पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पास ही में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो ये बात है सन 1900 की, कि जब सुल्तान अब्दुल हमीद के ऑर्डर पर इस हिजाज रेलवे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि पर्सनली सुल्तान अब्दुल हमीद का एक ख्वाब था, जिस ख्वाब के जरिए से वो 3 मकासद को हासिल करना चाहते थे। अब बारी बारी से इन तीनों ही गोल्स को समझें, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट के अंडर में होने क्या वाला था। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एक रेल से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट था, एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसके जरिए से पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया को एक जगह पर इकट्ठा करने का प्लान था। ये हिजाज रेलवे लाइन की जो खिलाफत उस्मानिया की राजधानी इस्तांबुल से शुरू होती तो फिर 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करते हुए मक्का तक जाती, और मुकद्दस मक्का शहर पहुंचने के लिए ये पहले ही मुस्लिम दुनिया के तमाम अहम इलाकों, तमाम अहम शहरों को कवर कर चुकी होती, वो चाहे सीरिया के हों, जॉर्डन के हों, फिलिस्तीन के हों या फिर सऊदी अरबिया के हों। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो एक मामूली सी चीज़ है, आखिर इसको लेकर इतिहास में इतनी ज़्यादा हाइप क्यों है, इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों दी जाती है, तो आगे की चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि ये 20वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत की बात चल रही है कि जब दुनिया इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, और दूसरी बात ये है कि सल्तनत उस्मानिया की तरफ से इस प्रोजेक्ट को रेगिस्तान जैसे खतरनाक इलाके में लॉन्च किया गया था। यही वजह है कि जैसे ही इस प्रोजेक्ट की खबरें दुनिया भर के अंदर फैली थीं, तो खास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में 2 चीज़ों को लेकर बहुत सवाल किया जा रहा था। पहली चीज़ तो इस प्रोजेक्ट का बजट था, मतलब सवाल ये किया जा रहा था कि क्या वाकई सल्तनत उस्मानिया जो ऑलरेडी ढलान पर है वो इतने मालो दौलत का इंतजाम कर सकती है, और जो दूसरा सवाल था वो सल्तनत उस्मानिया की काबिलियत को लेकर था, क्योंकि उस दौर में अरब के खतरनाक रेगिस्तान में इस तरीके की रेलवे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यही वजह है कि फिर आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जा रहा था, कंप्लीट होता जा रहा था, वैसे वैसे इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से भी इसको सल्तनत उस्मानिया की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा था। मगर साथियों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस दौर में वेस्टर्न वर्ल्ड इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा था, उसी दौर में मुस्लिम दुनिया के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेकर एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही जोश और एक अलग ही जश्न नजर आ रहा था। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट के लिए सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान को मालो दौलत भी ज्यादातर दुनिया के आम मुसलमानों ने ही इकट्ठा करके दिया था। चाहे उस दौर का हिंदुस्तान हो, रूस हो, मध्य एशिया हो, इजिप्ट हो या फिर नॉर्थ अफ्रीका हो, हर इलाकों से ही मुसलमानों ने चंदा कर करके इस रेलवे के लिए पैसे भिजवाए थे। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से इसको उम्मत की रेलवे भी कहा जाता है। अब आखिर उस दौर में दुनिया भर के आम मुसलमान इस रेलवे प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे, इसका जवाब हमको उन 3 मकासद से मिलेगा कि जो सुल्तान अब्दुल हमीद इस रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए से
حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس میں سے سب سے پہلا مقصد تو مسلم ورلڈ کی یونٹی تھی، مطلب کہ پوری کی پوری مسلم دنیا کو اس ریلوے ٹریک کے ذریعے سے ایک ساتھ جوڑ دینا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے آج کے دور میں ہم لوگوں کو یوروپ نظر آتا ہے کہ جہاں پر الگ الگ دیش تو ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں الگ الگ نسل کے لوگ بھی رہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اپنی ایک سملر پہچان مطلب کہ یوروپین پہچان کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ اگر یوروپ کے کسی بھی ایک دیش کے اندر موجود ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ یوروپ کے کسی بھی دوسرے دیش کے اندر چلے جائیں، تو ٹرین اور بس کے ذریعے سے بالکل ویسے ہی آسانی اور فریڈم کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں کہ جیسے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں کے اندر ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کو سفر کرتے ہیں۔ بالکل اسی چیز کو ہی اس دور میں سلطان عبد الحمید مڈل ایسٹ میں بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ پورے مسلم ورلڈ کے اندر بھلے ہی لوگ اپنی اپنی نسلوں یا الگ الگ پہچانوں کے ساتھ الگ الگ علاقوں میں رہتے رہیں، مگر مسلم پہچان کے نام پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہیں، سارے کے سارے شہر مڈل ایسٹ کے ہر علاقے میں رہنے والے مسلمان کی پہنچ میں رہیں اور اس کو ایسا ہی فیل ہو کہ مانو یہ دوسرا شہر بھی اس کا اپنا ہی شہر ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے وہاں پر جا سکتا ہے اور وہاں سے واپس آ سکتا ہے۔ آگے بڑھیں اور اب اگر سلطان عبد الحمید کے دوسرے مقصد کے بارے میں بات کریں تو وہ تھا حج یاترا کو لے کر۔ یہ وہ دور تھا کہ جب حج یاترا حد سے زیادہ مشکل سمجھی جاتی تھی، لوگوں کے پاس ہوائی جہاز جیسے سادن تو موجود تھے نہیں، راستے بھی اتنے زیادہ ایڈوانس نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ خطرناک ریگستان ہونے کی وجہ سے ڈاکوؤں وغیرہ کا خطرہ بھی منڈراتا رہتا تھا۔ اس ریلوے کے ذریعے سے مڈل ایسٹ کے تمام علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے حج کا یہ سفر حد سے زیادہ آسان ہونے جا رہا تھا۔ اب اگر بچے ہوئے تیسرے مقصد پر نظر ڈالیں تو وہ ڈائریکٹ ملٹری سے جڑا ہوا تھا۔ جی ہاں، سلطنت عثمانیہ کے جو آلریڈی کافی کمزور ہو چکی تھی اور باقی علاقوں میں بھی خطروں کا سامنا کر رہی تھی، وہ اب اس نئی اور یونیک ریلوے ٹریک کے ذریعے سے اپنے تمام دور دراز کے علاقوں میں چاہے ہتھیار ہوں یا ملٹری سے جڑی ہوئی باقی ضروری چیزیں ہوں، ان کی سپلائی کو یقینی بنانا چاہتی تھی۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی چل رہا تھا کہ جیسا کبھی سلطنت عثمانیہ کے حکمران سلطان عبد الحمید نے سوچا تھا۔ اس ریلوے ٹریک کا آدھے سے زیادہ جو حصہ تھا وہ بن بھی چکا تھا، بلکہ استعمال بھی ہونے لگا تھا۔ جی ہاں، سیریا کا مشہور شہر جو دمشق ہے، وہاں سے لے کر مدینہ تک کا ریلوے ٹریک کمپلیٹ ہو چکا تھا اور استعمال بھی ہونے لگا تھا۔ صرف مدینہ سے آگے اس کو مکہ تک جوڑنے کا کام باقی رہ گیا تھا، اور اوپر کے حساب سے دیکھیں تو دمشق سے اوپر استنبول تک جانے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ مگر پھر اچانک سے وہ ہوا کہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، اور سب کچھ بدل کر رکھ دینے والی یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ فرسٹ ورلڈ وار کی شروعات تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں جیسا کہ ہم کو پتہ ہی ہے کہ شروعاتی دنوں میں جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ اپنے دشمنوں کے اوپر کافی بھاری پڑی تھی۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر انگریزوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کے اندر عربوں کی بغاوت کا آغاز ہوا تھا۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 1916 میں جب مدینہ جیسے شہروں پر حملے کے ذریعے سے عربوں نے اپنی بغاوت کا آغاز کیا تھا، تو عربوں کو بھی اپنی اس بغاوت کے شروعاتی دنوں میں ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا، اور انہی تمام ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے ہی پھر اس معاملے میں اچانک سے انٹری ہو گئی تھی اس لارنس کی کہ جس کو اتہاس میں لارنس آف عربیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لارنس آف عربیہ کہ جس کو عرب کی بہت اچھی نالج تھی، اچھی سمجھ تھی، اس نے آتے ہی سب سے پہلے تمام حالات کا، تمام چیزوں کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد عرب لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم ترکوں کا ڈائریکٹ مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے ہو، بلکہ لارنس نے تو اپنی کتاب 7 پلرز آف وزڈم کے اندر یہ لکھا بھی ہے کہ ترکوں کی صرف ایک کمپنی بھی عربوں کی پوری فوج کو شکست دے سکتی ہے۔ تو اسی لیے لارنس نے عربوں کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ ڈائریکٹ تو تم ان سے مقابلہ کر نہیں سکتے ہو، تو سب سے پہلے تو یہ جو تم سارے الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہو، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاؤ، اور اس کے بعد ڈائریکٹ جنگ کرنے کی بجائے گوریلا جنگ کا آغاز کرو۔ لارنس کے مشورے پر، بلکہ یہ کہیے کہ لارنس کی لیڈرشپ کے اندر ہی پھر عربوں کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز ہوا تھا، اور عربوں کی اس خطرناک گوریلا جنگ کا جو سب سے پہلا شکار بنا وہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ یہی حجاز ریلوے تھی۔ چھوٹے چھوٹے حملوں سے شروعات کی گئی۔ ان حملوں میں کبھی تو جو ریلوے لائن ہوا کرتی تھی اس کو توڑا جاتا، تو کبھی راستہ میں پڑنے والے جو پل ہوا کرتے تھے ان کو اڑا دیا جاتا۔ لارنس نے خود اپنی ڈائری کے اندر لکھا کہ اس نے
79 पुलों को तोड़ा था, बल्कि ये तो पुलों को तोड़ने में इतने ज़्यादा माहिर हो चुके थे कि पुल को तोड़ने के लिए भी साइंटिफिक तरीका अपनाते थे, जिससे होता ये था कि दूर से देखने पर तो बाद में भी ऐसा ही महसूस होता था कि पुल पूरी तरीके से सलामत है, अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, मगर अंदर से पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता था। पुल के इस तरह से तबाह होने का सल्तनत उस्मानिया के सिपाहियों को एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ करता था कि उनके वक्त का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से पहले मलबा वगैरह हटाने में निकल जाया करता था। अब इसके बाद आगे क्या क्या हुआ और आगे की पूरी कहानी क्या है, ये तो हम में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि किस तरह से अरबों की न सिर्फ ये बगावत ही कामयाब हो गई थी, बल्कि सल्तनत उस्मानिया भी टूट गई थी, इवन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। मगर हाँ, अरबों के साथ भी धोखा हो गया था। जिन अंग्रेजों के साथ मिलकर वो पिछले कई सालों से सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंग कर रहे थे, उन्हीं अंग्रेजों ने ही इन अरबों को धोखा देते हुए अंदर ही अंदर जमीन के उसी बड़े हिस्से के लिए फ्रांस के साथ डील कर ली थी। मतलब फ्रांस और ब्रिटेन जैसी बड़ी बड़ी ताकतें मिडिल ईस्ट की जमीन को अरबों को देने की बजाय आपस ही में बांटने का पूरा मंसूबा तैयार कर चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म हो जाने के बाद फिर मिडिल ईस्ट धीरे धीरे उन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया कि जो आज भी हमको दुनिया के नक्शे पर नजर आते हैं। न सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में ही बटा, बल्कि उन खतरनाक और खूनी जंगों में भी फंसता चला गया कि जिन जंगों का सिलसिला आज तक भी खत्म नहीं हो सका है। और मिडिल ईस्ट के इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह से और कभी न खत्म होने वाली जंगों की जद में आ जाने की वजह से फिर सुल्तान अब्दुल हमीद का वो जो हिजाज रेलवे वाला ख्वाब था, वो भी धीरे धीरे दफन होता चला गया। मगर साथियों, जैसा कि हमने आपसे बिल्कुल शुरुआत में भी जिक्र किया था कि ये जो अचानक से 2026 में हमको हिजाज रेलवे प्रोजेक्ट की याद आई है, ये यूं ही नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी वजह मौजूद है। और वो वजह ये है कि पिछले कुछ दिनों से अब ये देखा जा रहा है कि अचानक से 100-125 साल पुराना ये जो हिजाज रेलवे प्रोजेक्ट है, ये हर तरफ मीडिया में नजर आने लगा है। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर नजर आने वाले इस आर्टिकल को ही देख लीजिए कि जो टर्की के सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म टीआरटी की तरफ से पब्लिश किया गया है। इसमें क्लियरली यही बताया गया है कि टर्की अब बड़ी तेजी के साथ उस पुराने हिजाज रेलवे प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की, मतलब कि जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए बाकायदा वो सऊदी अरबिया के साथ बातचीत कर रहा है। इस रिपोर्ट में तुर्की के उन मंत्री का बयान छापा गया है कि जो इसी तरह के कामों से जुड़े हुए हैं, मतलब इसी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। और इस रिपोर्ट को देखकर ये अंदाजा लग रहा है कि 100-125 साल पुराने सुल्तान अब्दुल हमीद से जुड़े हुए जिस हिजाज रेलवे प्रोजेक्ट को टर्की रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, वो रेलवे प्रोजेक्ट पहले से न सिर्फ लंबा होगा, बल्कि दौर के हिसाब से काफी एडवांस, इवन उसका जो मकसद होगा वो भी अलग होगा। लंबाई की बात करें तो वो टर्की से सिर्फ सऊदी अरबिया तक नहीं, बल्कि ओमान तक होगा। जी हाँ, टीआरटी या फिर बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी अगर रिपोर्ट्स को देखा जाए तो यही पता चलता है कि ये टर्की से शुरू होगा और फिर सीरिया के अलेप्पो और दमिश्क जैसे शहरों से गुजरेगा, उसके बाद जॉर्डन पहुंचेगा, जॉर्डन से सऊदी अरबिया और फिर सऊदी अरबिया से ओमान तक जाएगा। और इसका ओमान तक जाना ही हमको इस रेलवे प्रोजेक्ट का जो नया और बड़ा मकसद है वो दिखाता है। और वो बड़ा मकसद है जो समुद्री रास्ते हैं उनको बाईपास करना, क्योंकि जैसा कि हम जानते ही हैं कि ओमान एक ऐसा देश है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बॉर्डर पर मौजूद है, बल्कि उसका एक बड़ा बॉर्डर समुद्र से ही लगा हुआ है। और ईरान वर्सेस इजराइल एंड अमेरिका की जंग में ये साबित हो चुका है कि चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या फिर यमन के पास मौजूद बाबुल मंदेब जैसे बाकी भी समुद्री चौक पॉइंट हों, ये सारे के सारे दुनिया के लिए कितने ज़्यादा अहम हैं। तो इसीलिए टर्की को लगता है कि अगर वो इस हिजाज रेलवे प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा करने में कामयाब हो जाता है तो बाकी तो उसके ऐसे बहुत सारे फायदे होंगे ही जो पहले भी उसके फायदे हुआ करते थे, मगर लगे हाथों इसके जरिए से इस बड़ी और नई मुसीबत का भी सलूशन निकल जाएगा। वैसे यहाँ पर ये बात भी गौर करने वाली है कि ऐसा दशकों में पहली बार देखा जा रहा है कि जब हिजाज रेलवे प्रोजेक्ट के अंडर में आने वाले ये जितने भी देश हैं, मतलब जहाँ जहाँ से उसको गुजरना है, इन सभी की आपस में ठीक ठाक बन रही है। मतलब अगर ये आपस में ज्यादा पक्के दोस्त नहीं भी हैं तो कम से कम दुश्मन भी नहीं हैं, वरना तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से आमतौर पर यही देखा गया है कि टर्की और सऊदी अरबिया की तो आपस में कभी बनी नहीं। बाकी बीच में बचा हुआ जो सीरिया था वो खुद या तो लंबे वक्त तक जंगों का शिकार रहा, और अगर जंगें नहीं भी हुई तो सऊदी अरबिया से उसकी नहीं बनी तो कभी टर्की से उसकी नहीं बनी। लेकिन मौजूदा दौर में सीरिया के अंदर ये जो नई हुकूमत है, ये जो नया सिस्टम है, इसकी सऊदी अरबिया और टर्की दोनों के ही साथ बन रही है। बल्कि टर्की तो वो देश है कि जिसकी सपोर्ट से ही ये हुकूमत आई है, और ये हुकूमत टर्की के ही
انفلوئنس میں رہتی ہے۔ باقی ان تمام چیزوں کے باوجود بھی یہ حجاز ریلوے پروجیکٹ کو ریوائیو کرنے کا جو منصوبہ ہے یہ زمینی حقیقت میں بدل بھی پائے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ باقی آپ لوگوں کی اس پورے معاملے پر کیا رائے ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔